अगला टॉपिक है हमारा हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। इस टॉपिक में हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो फॉरेस्ट रूल था, मतलब अंग्रेज जो जंगलों को लेकर नियम कानून बनाते थे, उस नियम कानून से हमारा कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी किस तरीके से अफेक्ट हुआ, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा, वही चीज़ हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। और नुकसान बिल्कुल सही में पहुंचा भी था, क्योंकि अंग्रेज जिस तरीके से जंगलों को लेकर नियम कानून निकालता था, उसको देखते हुए और उसको लेकर हमारे इंडिया में जो खेती बाड़ी होता था, हमारे इंडिया में नहीं अलग अलग जगह पर भी उस चीज़ से लेकर उसको नुकसान तो हुआ ही था। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलिए या स्वीडन एग्रीकल्चर बोलिए, बात सेम है। इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच इज प्रैक्टिस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आप स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रैक्टिस था खेती बाड़ी का जो कि बहुत अलग अलग जगहों पर अप्लाई किया जाता है, मतलब फॉलो किया जाता था, जैसे एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, अलग अलग जगह पर। एक्चुअली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है ना, थोड़ा सा आपको बताते हैं हम। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लोग हमेशा अपने जगह को शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोगों को लगा कि ये जगह बड़ा अच्छा है, यहाँ पे खेती करना चाहिए, वहाँ पे उन्होंने खेती किया। जब उस जमीन का फर्टिलिटी खत्म हो गया, उपजाऊपन खत्म हो गया, तो वो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं, अलग जगह शिफ्ट कर जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, आगे। इट हैज मैनी लोकल नेम्स सच एज लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे लेडिंग बोला जाता है कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। मिल्पा बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका में। उसके बाद चिटमिनी बोला जाता है, चिटमिनी या फिर टवी बोला जाता है अफ्रीका में। उसके बाद चीना बोला जाता है श्रीलंका में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग जगहों पर नाम अपना अलग अलग है, लेकिन इसमें होता यही है कि लोग अपने जगह को शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ का फर्टिलिटी थोड़ा खत्म हो जाता है इसलिए। ठीक है, आगे। ऑल्सो इट हैज मैनी लोकल नेम्स इन इंडिया। इंडिया में तो इसका नाम और अजीब अजीब है अलग अलग जगह पर, जैसे सच एज धिया, पेंडा, बेवार, नवड, झूम, पोडू, खंडड़ और कुमड़ी। ये अलग अलग नाम है, बड़ा विचित्र नाम है। ये अलग अलग नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जो कि इंडिया में बोला जाता है। मतलब इंडिया में आपको पता है 28 स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम अपना अलग अलग है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से, वहाँ की भाषा के हिसाब से पुकारा जाता है। ठीक है, अगला। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज कट एंड बर्न्ड। एक्चुअली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है ना, थोड़ा सा बताते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता तो मेन चीज़ तो इसमें यही होता है कि लोग अपने जगह को बार बार शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे इंडिया में पहले जंगल बहुत सारा था, तो लोग जंगल टू जंगल शिफ्ट करते रहते थे। अच्छा एक बात बताइए, क्या आज के ज़माने में शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप कर पाओगे? क्या जगह टू जगह चेंज कर पाओगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आज के ज़माने में जगह क्या हो चुका है, लैंड लिमिटेड हो चुका है। आप अपने ही ज़मीन पे जो करना चाहे कर सकते हो, दूसरे के ज़मीन पे आप कैसे करोगे? पहले क्या होता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, चूंकि हमारे इंडिया में पहले जंगल बहुत था, तो लोग जंगल टू जंगल शिफ्ट करते रहते थे। जैसे मान लीजिए इस जंगल से उसका पूरा रिश्ता नाता खत्म हो गया, तो अगले जंगल में जब वो जाएगा, तो जंगल में पहले जाएगा, पेड़ पौधों को काट के पूरी तरीके से सफाचट कर देगा, उसको जला देगा, और जो जगह खाली हुआ है उसी में फिर वो अपना खेती करेगा। ऐसा पहले होता था। समझ के बात को? कहने का मतलब पहले लोगों को यदि खेती करना होता था तो जंगल काटना ही पड़ता था, क्योंकि हर जगह पर क्या था, जंगल था, खाली जमीन कहीं पर था ही नहीं। तो जंगलों का जो कटाई हुआ है उस समय पे भयंकर तरीके से हुआ। यदि उतना जंगल आज हमारे इंडिया में रहता तो पोल्यूशन का समस्या ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, लेकिन फिर सवाल यही है कि जंगल होता तो उतना ज़्यादा अनाज भी हमारे पास नहीं होता। तो घुमा फिरा के जो है हमारे पास अभी फिलहाल ठीक है, बस उसी को कोशिश करना चाहिए कि उसी को और कैसे बचाया जा सके, उसी में कैसे अपना काम निकाला जा सके, उसी को और ख़राब ना किया जाए, है ना। चलिए आगे। सीड्स आर सोन इन द एसेस आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। तो होता क्या था शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जंगल में गए, जंगल को काट दिए, जंगल को काटने के बाद जला दिए, जलाने के बाद जो राख बचा उस राख को पूरे खेत में छिड़क देते थे। उसके बाद जब पहला बार बरसात आता था, बारिश जब पहली बार होता था, उसके बाद उस बारिश में सीड्स लगा दिए जाते थे, बीज। अच्छा एक बात बताइए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो ये पेड़ को काट के जला दिया गया,
इसको जलाया क्यों गया? उसको बगल में रख भी सकता था, जलाया क्यों गया? जरा बताओ, इसके पीछे का रीजन कोई बता सकता है? मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जंगलों को साफ किया गया, काटा गया, काटने के बाद उसको जलाता नहीं, बगल में रख देता कहीं पर, लेकिन उसको जलाया क्यों बताओ? इसलिए जलाया, हाँ बताओ। नहीं, जलाया इसलिए गया क्योंकि जब आप जलाते हो ना, उसका जो राख बनता है ना, वो मिट्टी को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब उपजाऊपन देता है। तो इसलिए लोग क्या करते थे, अपने खेतों में उसको जला देते थे। समझ के बात को? और जब राख पूरी तरीके से खेत में फैल गया, जब पहली बार बरसात होता था मानसून के सीजन में, उसी समय पे वो बीज लगा देते थे, ताकि क्योंकि बरसात का पानी भी मिल गया, बीज भी मिल गया, फर्टिलिटी तो पहले से था ही, सब कुछ मिल गया उसको, तो अच्छे से फलेगा फूलेगा, है ना? ये तरीका होता था। और अक्टूबर नवंबर आते आते तक फसल को काट भी लिया जाता था, तो बड़ा अच्छा तरीका था उस समय पे। आगे, सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। और जिस जमीन को काट के खेती किया गया उस जगह पर ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 से 2 साल बस खेती करते थे लोग, फिर उस जगह को फिर से दोबारा छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे, और उस जगह को खाली 12 से 18 साल छोड़ देते थे लोग। सोचो, मतलब जिस जंगल को काट के जला के उस पर खेती किया गया, उस पर मात्र 1 से 2 साल खेती करते थे बस, उसके बाद उसको 12 साल से लेकर 18 साल तक खाली छोड़ देते थे, ताकि दोबारा इसके ऊपर जंगल डेवलप हो सके। ये तरीका था उस समय पे। और उस जगह को छोड़ के दूसरे जंगल में शिफ्ट कर जाते थे लोग, फिर वहाँ पे काटते थे, फिर वहाँ पे खेती करते थे, फिर उसको भी छोड़ देते थे 12-18 साल के लिए, फिर दोबारा जंगल वहाँ पे डेवलप हो जाता था, और 12 से लेकर 18 साल में अच्छी तरीके से एक जंगल डेवलप हो जाता है, ठीक ना? आगे, यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। इस चीज़ को हमारे इंडिया में सरेआम प्रैक्टिस किया जाता था, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन भरपूर तरीके से होता था, लेकिन जो यूरोपियन फॉरेस्टर थे, मतलब जो यूरोप के जंगल वाले लोग थे, जो जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उनका मानना था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जंगल को हानि पहुंचाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जंगल को हानि पहुंचाता है, कहने का मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, गलत चीज़ है। They felt that land which was used for cultivation could not grow trees for railway timber। ये लोग भी अपने फायदे के बारे में बोलते ये थे कि जिस जमीन, मतलब जिस जंगल को काट के उस पर खेती किया गया है, उसी जमीन पर दोबारा रेलवे में जो टिम्बर चाहिए, मतलब जो रेलवे को चलाने के लिए जो लकड़ी चाहिए, वो दोबारा उस पर नहीं उग सकता है। इसीलिए लोग बोलते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, गलत प्रैक्टिस है। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ यूरोपियन फॉरेस्टर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को गलत क्यों बताते थे? गलत इसलिए बताते थे क्योंकि इनका मानना था कि जिस जंगल को काट के जिस पे खेती किया गया है, वही जमीन दोबारा टिम्बर नहीं उगा सकता है जो कि रेलवे के लिए चाहिए। इसीलिए ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को गलत बोलते थे, ठीक है? आगे, उसके बाद व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न्ट वैल्यूएबल टिम्बर वाज आल्सो बर्न्ट। इनका मानना ये भी था, देखो इनका मानना ना कहीं थोड़ा बहुत सही भी है। सही इसलिए भी है क्योंकि यदि आप जंगल को नहीं काटेंगे, इसका मतलब है कि आप जंगल को बचा रहे हैं, और जंगल को बचाना सबसे बड़ा चीज़ है ना? तो कुछ हद तक ये लोग सही भी थे, और कुछ हद तक बाद में हम लोग देखेंगे कि कई जगह पर ये लोग गलत भी थे, ठीक है? और देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि जब जंगल को जलाते थे तो इम्पोर्टेंट पेड़ भी जला देते थे लोग, जिसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में हो सकता था, जो कि लोग जला दिए। तो इसलिए ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को थोड़ा सा गलत मानते थे। ऑल्सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। यहाँ तक के कितने पेड़ को आपने काटा, कितने पेड़ को आपने जलाया, इसका कैलकुलेशन सरकार को रखना बड़ा मुश्किल होता था। सरकार मतलब अंग्रेजों को। और एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय पे पेड़ पौधों पे भी टैक्स लगता था। मतलब यदि आप पेड़ पौधा जाके काटना चाह रहे हैं आम आदमी के तौर पे, जैसे मान लो कि हम एक आम आदमी है, हमको जंगल से 5 गो पेड़ चाहिए, और हम क्या करेंगे, 5 गो पेड़ जाके काटेंगे, समझ रहे हैं बात को? तो उस 5 पेड़ का जो टैक्स बनता है वो सरकार को देना पड़ेगा हमको। सोचो, मतलब हमारे इंडिया का पेड़ हमारे ही जमीन पे और हम ही से टैक्स ले रहा है, ये वाला वहाँ पे सिस्टम था। तो वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को गलत इसलिए भी बोलते थे क्योंकि उसमें टैक्स इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। कितने पेड़ को आपने काटा, कितने पेड़ को जलाया, उसमें पता ही नहीं चलता था, ठीक है? आगे, देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसलिए सरकार ने चाहा, सरकार मतलब अंग्रेज ने चाहा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमारा कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। आम आदमी को तो फायदा हो जा रहा है, खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चला ले रहा है, लेकिन हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद कर दिया जाए, ठीक है?
एज अ रिजल्ट मैनी communities were forcibly displaced from their homes in the forest। इसी के परिणाम स्वरूप मतलब कि इसी चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने बहुत सारे फैमिली को जो कि जंगलों के ऊपर डिपेंड थे और जो जंगल के अंदर रहते थे उन सबको वहां से बाहर निकाल के भगा दिया। बोला कि जब तक आप लोग जंगल में रहेंगे तब तक आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहेंगे, इसलिए आप लोग जंगल से निकल जाओ। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने, बहुत सारे नहीं बल्कि लगभग सभी को जंगलों से बाहर निकाल दिया। सोचो जिस आदमी का जीवन जंगल पे चलता था उन्हीं को जंगलों से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आम आदमी का जीवन थोड़ा बहुत तो कष्ट में था ही उस समय पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हु कुड हंट, कौन शिकार कर सकता था। अच्छा, अब सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर जानवरों का जो शिकार होता था क्या वो भी कुछ आदमी कर सकता था? बिल्कुल सही बात है, हर आदमी को शिकार करने का अधिकार भी नहीं था। हु कुड हंट में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे लेकिन अपने अगले वाले टॉपिक में। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।